Hello dear students, good evening to all of you. I am Oja sir and today I am going to dictate या to describe about our batches. आइए आज देखते हैं, ढेर सारे बच्चों का फ़ोन आता है कि कौन कौन से बैच चल रहे हैं और कौन से बैच हमें करना चाहिए। उनका प्रश्न होता है कि कौन कौन से कोचिंग में बैच चल रहे हैं और कौन सा बैच हमें करना चाहिए, कौन सा बैच हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। आज भी कई फ़ोन आए थे, उसीलिए इस वीडियो को बनाया गया। तो यहाँ ऊपर लिखा गया है द टाइटल ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज़ द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। टाइटल क्या लिखी गई है, द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश। उसके नीचे अपना जो स्लोगन है वह लिखा गया है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस विच हैज़ बीन प्रूव्ड फ्रॉम पास्ट 24 ईयर्स। विगत 24 वर्षों से एक परंपरा, एक चयन की परंपरा, एक परंपरा ही नहीं एक विश्वास बन गया है कि अगर हमारे साथ आप लेबर करते हैं, क्योंकि देखिए स्टडी अगर देखा जाए तो स्टडी इज अ वर्क विच इज़ टोटली सेंटर्ड ऑन द म्यूचुअल लेबर। दोनों को पारस्परिक लेबर करना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंगल इंडिविजुअल लेबर से कुछ नहीं होता। जितना हम लेबर करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं चीज़ों को डिटेल में बताते हैं, उतना ही लेबर आपको भी करना चाहिए, तभी जाके सिलेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पैसिव है, टीचर एक्टिव है, तो उससे बहुत कुछ सधने वाला नहीं है। जब हम दोनों लोग एक साथ लेबर करते हैं ओनली देन सक्सेस बिकम्स पॉसिबल, तभी सफलता होती है। तो मैंने कहा कि ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस। अब यहाँ पे मैंने है लिखा आवर बैचेज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है, आवर बैचेज लिखा है। कौन कौन से बैच चल रहे हैं, तो इस समय हमारे संस्थान में 4 बैचेज आर रनिंग, आर यू कैन से 3 आर रनिंग एंड 1 इज़ वेटेड। 3 बैच चल रहे हैं, एक वेटिंग में है जो 5th को होगा। यहाँ पे लिखा गया है रिवीजन बैच। तो ये रिवीजन बैच आपको पता है ये 21 बिगिनिंग इसकी कब हुई थी, यह 21 नवंबर से शुरू हुआ था। ये हमारा रिवीजन बैच है। ये जितने भी बैचेज हैं ध्यान रखिएगा, एक इसके लिए हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए है। वैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफ़र नहीं करता है। सपोज दैट यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम ऑफ टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ईटीसी। अब कहीं भी किसी भी परीक्षा में जाएं, प्रश्न तो लगभग वही रहते हैं, थोड़ा सा नेचर उनका हो सकता है कहीं इजी पूछा गया, कहीं टफ पूछा गया, कहीं फैक्ट पूछे जाते हैं, कहीं थॉट्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और बैचेज फॉर टीजीटी, पीजीटी लिखा है। रिवीजन बैच जो कि हमारा 21 नवंबर से चला, वह चल रहा है, 2 घंटे का बैच है। संडे को इसमें टेस्ट होता है। इसमें ध्यान रखिए कि 21 नवंबर जो है इसमें वीकली टेस्ट होता है। इसमें टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होता है। ये क्या लिखा है, टॉपिक वाइज होता है और वीकली टेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होता है, माने साप्ताहिक टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज होता है 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, और फिर सेपरेट होते हैं। जैसे मान लीजिए 16th सेंचुरी है तो टेस्ट होगा संडे को। टेस्ट के बाद अब 16th सेंचुरी का एक टेस्ट में तो हम कवर नहीं कर सकते, तो हमने 16th सेंचुरी पे 6 पेपर बनाया। 6 पेपर का मतलब है एलिजाबेथन एज, इम्पोर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इवेंट्स विद अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द इम्पोर्टेंट पोएट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर, जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। एक क्या हो गया, इस पे हमने बनाया। दूसरा देखें, उसके बाद द यूनिवर्सिटी बिट्स, यहाँ से भी प्रश्न आता है। कभी यह मत सोचा करें, कभी यह मत सोचा करें कि ये तो मेरे टॉपिक में, ये टॉपिक तो मेरे माने करिकुलम में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, देन व्हाई टू स्टडी इट, हम इसको क्यों पढ़ें, ऐसा मत सोचा करें। आप पीरियोडिकल स्टडी किया करिए। देखिए फ्रॉगिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं होता। फ्रॉगिंग का मतलब होता है आपने शेक्सपियर को तो पढ़ा लेकिन रेस्ट आप जो है उनको आपने छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी बिट से ढेर सारे प्रश्न आते हैं और बहुत डिटेल में मत जाइए। खैर अगर मेरी सलाह माने तो क्रिस्टोफर मार्लो को आप डिटेल पढ़ें। इनके जो 4 ट्रेजेडीज हैं, 2 इनकम्प्लीट, टोटल कितना है 6 हैं, प्लस हीरो एंड लिएंडर, जिसको जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया, इनकम्प्लीट थी। कम से कम ये 4-5 क्रिएशन इनके डिटेल पढ़ लें। कई बार यहाँ से करेक्टर्स पूछे जाते हैं, करेक्टर के साथ देखें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन्स आ जाती हैं, इनको भी आप पढ़ लें। तो यह क्या है, रिवीजन बैच जो 21 नवंबर से है। इसमें टोटल रिवीजन कराया जाता है
वन लाइनर नोट्स जहां बच्चों को नहीं समझ में आता लिखाया जाता है, जो कि चल रहा है। और इसमें टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट भी होता है, टॉपिक वाइज वीकली टेस्ट होता है। दूसरा लिखा है कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो बैच, काफ़ी कुछ इसकी भी डिमांड है। इसमें कंप्लीट होता है, कंप्लीट का मतलब है आप टीजीटी पीजीटी जिसका भी परचेज करेंगे तो नियरली 500 वीडियो विल बी प्रोवाइडेड टू यू। 400-500 सब पे डिटेल है, यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने मैकबेथ हमारा पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपने मैकबेथ पे देखा होगा, वो भी क्या है 6 पार्ट में। अगर एक वीडियो का एक एवरेज हम 40 मिनट लगाते हैं, अगर हम 40 मिनट लगाते हैं तो अब भी देखें लगभग 6-24 हमारा वीडियो जो है वह 4 घंटे का पड़ता है, 4-5 घंटे का हमारा वीडियो होता है। तो इसमें भी प्रॉफिट है। ऐसे बच्चे दूर दराज रहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स ऑफ टीजीटी पीजीटी हु आर अनेबल टू लिव इन इलाहाबाद ड्यू टू सम रीजन्स। कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ कहीं पे सेटल्ड हैं, नहीं आना चाहते, तो उनके लिए यह वीडियो बैच बड़ा कारगर होता है, क्योंकि क्लास का ही वीडियो है। अलग से मत समझिएगा को अलग से वीडियो बनाए गए हैं, लाइव क्लास के ही रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, जो कि आपको काफ़ी कम फी में अवेलेबल करा दिए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, 12 मंथ है। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो वैलिडिटी है वह कितनी है, 12 मंथ। 12 महीने में तो यार आप आराम से 60 नोट्स बना सकते हैं, 12 महीने में नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। ये अब दूसरा एक ए बैच है, ए बैच हमारा सुपर 30 बैच, ये अभी वेटिंग में है। यह कब शुरू होगा, 5 दिसंबर को। यह सुपर 30 बैच है, इसकी शुरुआत होगी 5 दिसंबर से। यह नया बैच है, अभी शुरू नहीं हुआ है, यह वेटिंग में है, अवेटेड बैच है। इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें हम केवल 30 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लेते हैं, तो 4 का मतलब 120 दिन होता है, जिसमें 90% 95% अटेंडेंस बच्चों की होनी चाहिए। 3 घंटे का क्लास होता है पर डे, 2 घंटे क्लास चलता है लिटरेचर ग्रामर, 1-1 घंटे, 1 घंटे रिवीजन कराया जाता है। तो जो हमारा यह सुपर 30 बैच है, यह हमारा प्रीमियम बैच है। आप ध्यान रखिएगा, यह हमारा क्या है, यह प्रीमियम बैच है। माने इसमें देखें तो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वहीं याद कराई जाती हैं। यह बहुत छोटा बैच रखते हैं, इसमें जो भी बच्चा पढ़ता है उसको 5 घंटे मिनिमम बिहाइंड क्लास आवर्स, कक्षा यहाँ पे जो कोचिंग में चलती है उसके सिवा 5 घंटे घर में पढ़ के आना मस्ट है, क्योंकि उससे खुद के नोट्स बनवाए जाते हैं, क्लास में खड़ा करके पूछा जाता है, रिवीजन कराया जाता है। यह हमारा क्या है, यह प्रीमियम बैच है, PREMIUM। हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपर 30 बैच। ये न्यू बैच है, इसकी शुरुआत लिखा गया है कब होगी, 5 दिसंबर इन द मॉर्निंग। 5 दिसंबर से सुबह यह बैच चलेगा। अब जो लास्ट बचता है हमारा वो रेगुलर फाउंडेशन बैच है। रेगुलर फाउंडेशन बैच आप लोग पूछते हैं कि फिर इतने में अंतर क्या है। अंतर है, हमारा जो रेगुलर फाउंडेशन बैच है इसमें जो मिनिमम कोर्स का ड्यूरेशन है 6 मंथ, लेकिन जो फ़ी का ड्यूरेशन है 12 मंथ है। ये लिखा है फाउंडेशन बैच। ऐसे बच्चे जो टीजीटी एग्ज़ाम देना है, अभी ग्रेजुएशन किए, बीएड करके वो सीधे आ गए, अब उनको 0 आवर से पढ़ाना है, तो 0 बैच भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ डिटेल में साल भर क्लासेस चलती हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इस वर्ष फॉर्म नहीं भरे हैं। वैसे तो सभी के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। देखिए मैंने कहा कि द एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प बिफोर लास्ट मार्च और अप्रैल। लास्ट मार्च या अप्रैल के पहले आपकी परीक्षा नहीं होने वाली। ठीक है, चयन बोर्ड कहता है, चयन बोर्ड कहता रहे। अभी जो इनकी तैयारी है, जिस ढंग से लोग एक्टिव हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता बिफोर अप्रैल दे विल फुलफिल द टास्क। अप्रैल के पहले किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं होगी। तो 4 महीने आपके पास पूरे हैं, 4 साढ़े 4 महीने हैं, एंड विद इन दीज 4 months with a beautiful planning you can qualify the exam with a successful strategy। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, परीक्षा निकाल सकते हैं। इट्स नॉट अ लेसर टाइम, एक कम समय नहीं होता 4 महीने का। तो जो हमारा रेगुलर फाउंडेशन बैच होता है, इसमें चीज़ों को डिटेल पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के साथ इसको लिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ को लिखाया जाता है। और जहाँ तक देख आगे चल कर के यहाँ डिटेल क्यों लिखाया जाते हैं, फ़िलहाल देख लें। कॉन्टैक्ट नंबर है
क्योंकि आप कहते हैं कि फ्रॉम वेयर टू कॉन्टैक्ट, तो ये इंस्टीट्यूट का नंबर है 9335355899। ये क्या है, इंस्टीट्यूट का नंबर है। तो अगर आप चाहते हैं संपर्क करना तो किसी भी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वह 9335355899 हो गया, या 9415634828 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वह किसके बारे में किया, अबाउट आवर बैचेज, अबाउट आवर मेथड्स ऑफ टीचिंग। दूसरा देखें कि अब जो हम डिस्कशन करेंगे, हमारा डिस्कशन मैंने कहा था कि आपसे कि एक एक टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा। तो मैंने टॉपिक पे क्यों कहा, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाओं में जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी जीआईसी में मेंस हुआ था, जीआईसी मेंस हुआ था, काफ़ी कुछ बच्चे परेशान थे। और जहाँ तक मुझे याद है मेंस का क्लास जीआईसी लेक्चरर का केवल मेरे यहाँ ही चला था, शायद मान लीजिए कोई चलाया हो, स्टेट में कहाँ तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक बच्चों का कहना है कि शायद चला था। तो पहली ही बार में आप चीज़ों को पढ़ लें, पहली ही बार में आप चीज़ों को डिटेल पढ़ लें, तो बार बार अपने को पढ़ना नहीं रहेगा, बार बार अपने को नहीं पढ़ना रहेगा। प्री और मेंस को एक साथ पढ़ लें। जो लेवल जंपिंग होती है, जो फ्रॉगिंग होती है, कि हमने शेक्सपियर को तो तैयार किया, हमने शेक्सपियर को तो तैयार किया, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी बिट्स को छोड़ दिया, हमने यूनिवर्सिटी बिट्स को छोड़ दिया, हमने वर्ड्सवर्थ को तो पढ़ा। हमको लगता है कि आई एम स्टूडेंट एस्पायरेंट्स ऑफ टीजीटी देन हु आर टू स्टडी रेस्ट ऑफ रोमांटिक रिमार्केबल पोएट्स। हमने वर्ड्सवर्थ को तो पढ़ा, लेकिन हमने टॉमस ग्रे को छोड़ दिया, प्री रोमांटिक पोएट्स। हमने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, कॉलेज को मैंने छोड़ दिया। और परीक्षा में क्या आ गया, पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू कॉलेज पोएट्री द प्रोडक्ट ऑफ। अब आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो यहाँ तक तो ठीक है, आपने टिक लगा लिया, आपने पढ़ा था, एमसीक्यू सॉल्व किया था, कहीं से आपने पढ़ा था, आपने टिक लगा लिया कि पोएट्री इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मेंस ऑफ लेक्चरशिप, या हायर में जा रहे हैं, वहाँ पे तो आपको दिक्कत हो गई। जहाँ भी मेंस होगा अब आपको लिखना पड़ेगा हाउ टू डिस्टिंग्विश, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ फैंसी एंड पोएटिक कंपोजिशन। पोएटिक कंपोजिशन में फैंसी क्या है आपसे पूछ लिया, तो अब यह क्या करेगा, यह आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही होता कि फ्रॉगिंग करके ना पढ़ें, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें, बट आफ्टर द डीप स्टडी ऑफ द बुक्स रिलेटेड टू टॉपिक्स। जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं परीक्षा में आप उन्हीं को पढ़ें। मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा डबुले जलांग आप रट लें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको तो आप पढ़ें। खासकर अगर पीजीटी की बात करें तो उस तो कोई भाई लिमिटेशन है नहीं, उसमें तो कुछ पूछा जा सकता है। तो चलें, अभी यहाँ पे डिस्कशन क्या हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था अबाउट आवर बैचेज, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो बैचेज चल रहे हैं वह यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये आपने देख लिया, एक बार फिर से देख लें। रिवीजन बैच जो 21 को बिगिन हुआ, कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो बैच, इसमें कंप्लीट वीडियोज आपको प्रोवाइड कर दिए थे। सुपर 30 बैच, रेगुलर फाउंडेशन बैच, ये 4 बैचेज हैं। एक अभी न्यू वेटिंग है जिसको मैंने क्या बताया, 5 दिसंबर। यह कब शुरू होगा, यह 5 दिसंबर से शुरू होगा। अगर इसमें से किसी में आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी के लिए, तो जो सुपर 30 बैच है ये बहुत हार्ड वर्किंग है। सुपर 30 बैच 120 दिन में आपको सफलता की लगभग गारंटी देता है। अब आप कहेंगे फिर आप लगभग क्यों लगा रहे हैं, लगभग इसलिए लगाया जा रहा है कि विदाउट योर प्रॉपर लेबर आई कांट सक्सीड यू। मैं केवल मेरे पढ़ाने से आप सफल नहीं होना, मैं पढ़ाऊँ उसके साथ आप भी लेबर करें, तो इसको वही बच्चे ज्वाइन करते हैं जिनको वास्तव में देखें लेबर का जज्बा होता, जो कहते हैं कि जस्ट लाइक टू द मिलिट्री मैन आई विल वर्क हार्ड। एक अंग्रेजी में कहावत कि वर्क हार्ड व्हेन इट इज़ हार्ड टू वर्क। तब और कठिन परिश्रम करो जब परिश्रम करना कठिन हो जाता है। आप एक एग्जाम्पल देख लें तो फ्रॉम रेसर, जो रेस लगाता है आप उससे एक एग्जाम्पल सीखें। 5 किलोमीटर के रेस में उसने पार्टिसिपेशन किया, लास्ट पॉइंट 4 किलोमीटर तक वह सबसे आगे था,
4 किलोमीटर तक वह बंदा सबसे आगे था। अब लास्ट मोमेंट में ही इज एक्सेसिवली टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है। लास्ट मोमेंट में वह बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अब वो इतना थक गया है कि अनेबल टू स्टैंड प्रॉपरली, लड़खड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन रेस जीतना है तो उसे दौड़ना है, रेस जीतना है तो उसे दौड़ना है। इसीलिए कहा जाता है वर्क हार्ड व्हेन इट इज़ हार्ड टू वर्क। तब और कठिन परिश्रम करें जबकि परिश्रम करना हमारे लिए कठिन होता है। तो यह जो हमारा सुपर 30 बैच है यह इसी स्लोगन पे आधारित है कि वर्क हार्ड व्हेन इट इज़ हार्ड टू वर्क। जब कठिन परिश्रम करना हमारे लिए कठिन हो जाए तो हमको क्या है और लेबर करने की ज़रूरत होती है। तो चले, ये मैंने बैचेस के बारे में आपको जानकारी दे दिया। आशा है कि ये आपको ठीक लगेंगे। अब मैंने कहा था कि प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ डिटेल फॉर्म में मिलेगा। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि टू स्टडी थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अगर आपने देखा होगा मिल्टन महोदय का महाकाव्य आपने पढ़ा होगा, तो किससे जुड़ा हुआ है? फ्रॉम द क्रिएशन। तो उसी ढंग से आप भी एक काम किया करिए कि फ्रॉम द क्रिएशन। फ्रॉम द क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को शुरू से पढ़ा करें। अब अगर शुरू से पढ़ने की बात आएगी तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ। हम पढ़ेंगे द THEATRE या THEATER थिएटर या द थिएटर। हम आज हम इसकी स्टडी करेंगे ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ थिएटर्स। आज हम किसकी स्टडी करेंगे? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ थिएटर की स्टडी करेंगे। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ थिएटर में हम देखें तो जो सबसे रिमार्केबल हमारे लिए चीज़ है, थिएटर की परिभाषा को पहले हम समझें। पहले टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन, टू अंडरस्टैंड द डिफिनेशन। मैंने कई बार कहा है कि जब आप हमारा क्लास करें तो आपके पास एक कलम और कॉपी या नोटबुक होना चाहिए। यह नोटबुक मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ? यह नोटबुक इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें। तो पहले हम देखें कि थिएटर क्या है। थिएटर को देखें कि अ प्लेस फॉर द एंटरटेनमेंट, अ प्लेस फॉर द एंटरटेनमेंट, अ प्लेस फॉर द मोरल प्रीचिंग, अ प्लेस फॉर द फेस्टिव ओकेजन्स। हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जिस ढंग से थिएटर की उत्पत्ति हुई, तो यह जो थिएटर है, यह थिएटर किस भाषा का है? यह थिएटर ग्रीक भाषा का शब्द है। यह जो टर्म है थिएटर लिखा गया है, यह किस भाषा से लिया गया है? यह ग्रीक टर्म है, ग्रीक भाषा का शब्द है। माने यह तो इंग्लिश है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम क्या कह रहे हैं कि जो थिएटर शब्द है तो यह किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। यह किस से उत्पन्न है? थिएट्रॉन, THEATRON। यह क्या है? थिएट्रॉन होता है, THEATRON। थिएट्रॉन शब्द से क्या है? यह उत्पन्न हुआ है। थिएट्रॉन का मतलब होता है टू सी, अ प्लेस टू विजिट द थिंग्स, जहाँ हम बैठते हैं। माने इस थिएटर को सीधे हम किससे जोड़े हैं? थिएट्रॉन से जोड़ दिए हैं। अब कहा जाता है कि यह जो थिएट्रॉन शब्द है, यह ओल्ड ग्रीक जो शब्द था, जो ओल्ड ग्रीक शब्द है, कहा जाता थियोमाई, THEOMAI। यह जो थियोमाई शब्द है, तो थियोमाई शब्द से यह क्या है? जो डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कि टू सी द थिंग्स या टू सी द थिंग्स इन माप। जब किसी चीज़ को हम समूह में देखते हैं तो उसे क्या कहा गया? थियोमाई कहा गया। अब देखें, थिएटर से थिएट्रॉन हो गया, थियोमाई हो गया। कुल मिला के इनका पर्पज है कि वेयर द फेस्टिव ओकेजन इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पब्लिक, जहाँ पर कि फेस्टिव ओकेजन ऑर्गेनाइज होता है। अब आप ऐसे देख लें, अ प्लेस क्रिएटेड फॉर द एंटरटेनमेंट, हम दोनों कह सकते हैं इसको, अ प्लेस क्रिएटेड फॉर द एंटरटेनमेंट। अब देखते हैं, यह जो द थिएटर है, THEATRE, यह द थिएटर, इसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, अभी आपने कहाँ देखा? एंशिएंट ग्रीक में डेवलपमेंट होता है। दो टर्म आपने देखा, एक क्या है? थिएट्रॉन है, और दूसरा आपने क्या देखा? थियोमाई, जिसका मतलब होता है कि टू सी द थिंग्स या टू सी द थिंग्स विद द पीपल। अब जो पीपल थे बाद में वह क्या हो गए? स्पेक्टेटर हो गए। अब देखें, दुनिया में द फर्स्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीस है वह जो है
एथेनिया पहाड़ी के किनारे सिचुएटेड है। अब जो एथेनिया के जहाँ पे टू पीक्स मीट टुगेदर, वहीं पे इतने लैंड को समतल कर दिया गया, इधर बैठने के लिए चेयर्स बना दी जाती हैं और यहाँ पे थिएटर हुआ। ग्रीस में थिएटर के जन्म के पीछे, या यूँ कहें कि बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, माने आप ऐसे समझे दुनिया के हर एक देश में नाटक की उत्पत्ति के पीछे धर्म जिम्मेदार रहा। तो यहाँ पे जो एथेंस है वो एथना जो गॉडेस हैं, तो उसके एथीनिया पहाड़ी के किनारे यहाँ पे इन्होंने इसको ये प्लेस समतल किया। यह किसका वर्क करता था? यह प्लेटफार्म का वर्क करता था। प्लेटफार्म का मोस्टली ऊपर टेंट कवर लगा दिए जाते थे। शुरू में तो यह भी नहीं था और यहीं पे परफॉर्मेंस हुआ करता था। अगर आपने पढ़ा होगा अरिस्टोटल महोदय का पोएटिक्स, उन्होंने लिखा है कि बिहाइंड द हिल्स, बिहाइंड द माउंटेन ऑफ एथेनिया देयर वाज सिचुएटेड द फर्स्ट रिमार्केबल थिएटर ऑफ एथेंस। एथेंस का पहला थिएटर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, विच वाज क्रिएटेड ऑन द ओवल पैटर्न, जो लगभग अंडाकार बना था। यह थिएटर जो एथेंस का थिएटर है ATHENS, यह किस पैटर्न पे था? ओवल पैटर्न पे था। अब जो डिस्क्रिप्शन कहता है वह कहता है नियरली जो है 4,000 to 10,000 स्पेक्टेटर्स कुड सिट टुगेदर। जो वर्णन मिलता है इसका थिएट्रॉन का, थियोमाई का, इस एंशिएंट एथेंस में कि 4,000 से 10,000 लोग बैठ सकते थे। यह क्या है? यह थोड़ा सा एक्सेगरेटेड लगता है, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके यह लगता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इस पैटर्न पे बना है तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में दो चीज़ों की दिक्कत होगी। दो चीज़ों की दिक्कत होगी। एक क्या होगी? ऑडिबिलिटी, एडिबिलिटी की दिक्कत होगी, या AUDI और दूसरा क्या? विजिबिलिटी की दिक्कत होगी। न तो चीज़ें हमें साफ दिखाई पड़ेंगी और न तो चीज़ें हमें साफ सुनाई पड़ेंगी। आप उनका एग्जाम्पल देख लें। आज कोई आदरणीय नेताजी आते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग को वहाँ पे हेल्ड करते हैं, तो पॉलिटिकल मीटिंग को संबोधित करने जब एड्रेस करने आते हैं तो वहाँ पे देखें कि माइक लगे होते हैं। अब तो कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप हो गई, कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप हो गई हैं, तब भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। उसके लिए टीवी बीच में लगा दी जाती है, साउंड्स के लिए वहाँ पे स्पीकर्स लगा दिए जाते हैं। तो 10,000 लोग अगर बैठते रहे होंगे तो मेरे हिसाब से न तो ऑडिबिलिटी और न तो विजिबिलिटी सुनाई देती रही होगी। चलिए, फिर भी माना गया कि द फर्स्ट थिएटर, द फर्स्ट स्टेबल थिएटर अब द वर्ल्ड वाज इस्टेब्लिश इन एंशिएंट ग्रीस। एक चीज़ हमने मान लिया कि दुनिया का प्रथम अस्थाई रंगमंच कहाँ बना? यह बना एथेंस में बना। अब चले देख लें, हमने दो चीज़ अभी तक देखा। एक देखा कि द टर्म थिएटर कम्स फ्रॉम, एक चीज़ हमने क्या देखा कि जो शब्द थिएटर है वह कहाँ से आया है? ग्रीक भाषा का शब्द थिएट्रॉन है, थियोमाई है, वहाँ से लिया गया है। अब देखें, द फर्स्ट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट पोएट एक्टर ऑफ द वर्ल्ड हु परफॉर्म इन अ प्ले, वो आपने पढ़ा होगा थेस्पिस को कहा जाता है। थेस्पिस कवि भी था और नाटककार भी था, एक्टर भी था, जस्ट लाइक टू विलियम शेक्सपियर। तो प्रथम जिसे माने एक्टर कहा जाता है वह कौन है? थेस्पिस है, जिन्होंने कि वास्तव में प्रोलॉग के साथ पहले क्या होता था? कोरस होता था। कोरस का इम्पोर्टेंट रोल होता था ड्रामा में, बिकॉज दे वर द प्रोफेशनल एंटरटेनर ऑफ द सोसाइटी, प्रोफेशनल पोएट, प्रोफेशनल सिंगर ऑफ द सोसाइटी होते थे। उन्होंने ट्रेजेडी में सपोर्ट किया। लेकिन यह महोदय जो है थेस्पिस को देखें तो इन्होंने उसमें इंडिविजुअल जो टॉक्स होते हैं या इंडिविजुअल कन्वर्सेशन होते हैं, इन्होंने उसमें मिक्स किया। जो ट्रेजिक डायलॉग्स होते थे, सिचुएशंस होते थे, माने आप यूँ कहें कि नाटक को इन्होंने प्रैक्टिकल बनाया। यह नाटक किसके सामने खेले जाते थे? यह जो ग्रीक गॉड होते थे डायोनिसस के सामने खेले जाते थे। यहाँ DIONYSUS, यह एक रिलीजियस रिचुअल था डायोनिसस। जैसे अपने यहाँ देखें प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, माघ मेला लगता है, तो सिटी बिहाइंड द सिटी, आपके परीक्षा में आ चुका है एक बार TGT PGT में कि व्हाट वाज डायोनिसिया इन एंशिएंट ग्रीस। डायोनिसिया क्या था? तो
सिचुएटेड बिहाइंड एथेंस। जैसे आप देखें प्रयागराज के अंदर एक प्रयागराज बस जाता है, प्रयागराज के अंदर एक प्रयागराज बस जाता है, कब? जैसे महाकुंभ लगने वाला है। उसी तरह से अ सिटी बिहाइंड द सिटी एट द टाइम ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस बिहाइंड द टू पीक्स ऑफ एथेनिया, वहाँ पे एक शहर बस जाता था, तो ऑन द नेम ऑफ डायनिसस। यद्यपि देखें तो जो डायनिसस था यह गॉड ऑफ फर्टिलिटी था, यह क्या था? गॉड ऑफ फर्टिलिटी था, गॉड ऑफ वेजिटेशन था, कुल मिलाकर के प्रकृति उर्वरता का देवता था। इनको प्लीज करने के लिए इन द मंथ ऑफ मार्च, इनको वर्शिप करने के लिए यहाँ पे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जहाँ से कि दो चीज़ें जनरेट होती हैं। एक यहीं से पैदा होता है ट्रेजिडी, आपको पढ़ाया गया है। ट्रेजिडी किस शब्द से डिराइव है? ट्रेगोडिया, TRAGOIDIA। और यहीं से क्या डेवलप है? COMEDY, कॉमेडी, जिसे क्या कहा है? के है KOMOIDIA, कोमोडिया। तो ये दोनों ही टर्म देखें, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, एक्चुअली डेवलप्ड आफ्टर द रिलीजियस रिचुअल विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन ऑनर ऑफ द ग्रीक गॉड डायनिसस। अब तो समझ में आ गया। बिफोर 600 ईयर्स एगो ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, यूरोप में जब क्रिश्चियन धर्म नहीं पैदा हुआ था, तो उसके पहले यूरोप में जब क्रिश्चियन धर्म नहीं पैदा हुआ था, तो उसके पहले ग्रीक का जो मेन गॉड थे डायनिसस, उनके लिए होता था। अब देखें हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यह ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट, यह ट्रेजिडी का जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था, ओवल पैटर्न, अब यह कहाँ पहुँच जाता है? यह रोम पहुँच जाता है। जूलियस सीजर के पीरियड से यहाँ पर तो कोलोजियम बनाए गए, यहाँ पे कोलोजियम बनाए गए। यह रोमन कोलोजियम COLOSSEUM, इन्हें क्या कहा गया? तो रोमन कोलोजियम कहा गया। ये क्या होते थे? 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज बिल्डिंग होते थे, ये सर्किल्ड होते थे। तो इनको देखें तो मोस्टली किसी भी सीजन में यूज किया जाता था। अब यहाँ से रोमन कॉलेजियम का कॉन्सेप्ट अंत में कहाँ पहुँचता है? वह इंग्लैंड पहुँचता है। रोमन जो कॉलेजियम है, तो अब हमने देखा कि 3 प्रकार के थिएटर हमने देखा। एक हमने ग्रीक का थिएटर देखा, एक हमने द थिएटर ऑफ ग्रीक देखा, द THEATRE, जिसे थिएटर ऑफ ग्रीस या ग्रीस हो गया। दूसरा हमने क्या देखा? यह जो है दूसरा हमने द थिएटर ऑफ, यहाँ पे द रोमन थिएटर हमने देखा, यह रोमन THEATRE, यह रोमन थिएटर हमने देखा। अब इंग्लिश थिएटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? इंग्लिश थिएटर। वैसे तो देखें कि द ड्रामा वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एंशियंट रोम, उस बाई एंशियंट रोम टू ब्रिटेन। कहा जाता है जब रोमन्स का ब्रिटेन में शासन था, जब रोमन्स का ब्रिटेन में शासन था, तो उन्होंने ड्रामा को कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था ड्रामा को। यद्यपि उसका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता था, तो पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस कब शुरू होता है, थिएटर कब बनता है? जब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 597 AD, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन आते हैं? सेंट ऑगस्टाइन आते हैं, सेंट ऑगस्टाइन, AUGUSTINE। भाई ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ जब आप मेरा वीडियो देखें, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑलवेज टू कीप अ पेन एंड नोटबुक, अ पेन एंड डायरी विद यू। जब हमारा वीडियो देखें तो आप एक पेन और डायरी अपने पास रखें, क्योंकि चीज़ों को समझाया जाता है, कल पहले से फिक्स नहीं होता कि हम क्या लिखेंगे, हम क्या समझाएंगे। आपको बैचेज बता रहे थे, लगा थिएटर बता दिया जाए। यद्यप इसके पहले का जो वीडियो आपने देखा होगा, वह जो है वीडियो हमारा क्या था कि आगे हम आपको द वार ऑफ रोजेस बताएंगे। तो अब सेंट ऑगस्टाइन महोदय आते हैं। जब ये आते हैं तो टू स्प्रेड द क्रिश्चियन रिलीजन, नियरली 600 इन्होंने लिटर्जिकल परफॉर्मेंस को शुरू हुआ, माने ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फेस्टिव डेज बिगन टू बी परफॉर्म। इन्होंने पजिएंट अपने साथ ले आया, PAGEANT। अब पजिएंट बराबर क्या था? इट वॉज अ मूवेबल प्लेटफॉर्म कैरीड बाय द हॉर्सेस, कैरीड बाय द बुलक कार्ट। अब यह जो पजिएंट था, यह मान लीजिए एक फोल्डिंग वाला थिएटर था, आप ऐसे समझ लें। यह पजिएंट क्या था? फोल्डिंग। अरे आप ऐसे समझ लो, भारत में पहले गाँव में शादी ब्याह के समय
शादी ब्याह के समय अगर थिएटर की ज़रूरत होती थी तो कैसे ऑर्गेनाइज होता था? जो तख़त होते थे 4 घरों से, एक घर से 2 घर से तख़त ले लिए गए। अब वो जो तख़त ले आए गए हैं उन्हीं तख़त को अंत में देखें, जो तख़त ले आए गए हैं उनको जोड़ दिया गया और टेम्परेरी थिएटर का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इनका जो थिएटर था वो फोल्डिंग वाला है, वो ज़रूरत पड़ती थी तो क्या यहाँ से फोल्ड हो जाता था और देन इट वाज कैरीड बाय द हॉर्सेस, बाय द बुलक कार्ट, यह ले करके जाते थे। तो ये जो पजिएंट था यह क्या हो गया? मूवेबल प्लेटफॉर्म था। और यहाँ से जितनी इम्पोर्टेंट इवेंट्स गिवन इन द बाइबल में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई थी उन पे इन्होंने नाटक खेलना शुरू कर दिया। इनका पर्पस क्या था? कि इनका दोनों ही पर्पस था, टू कन्वर्ट द पैगन पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी। जैसे भारत को देख लें तो भारत भी जो है यह क्या है? एक पैगन कंट्री था। उसी तरह ब्रिटेन भी पहले क्या था? पैगन कंट्री था बिफोर द एडवेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड या इन ब्रिटेन। यह पैगन था। पैगन का मतलब क्या होता है? कि व्हेन द डिफरेंट यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर पर्सनिफाइड इन द फॉर्म ऑफ गॉड बाय द पीपल। जब प्राकृतिक उपादानों को हम ईश्वर का रूप दे करके, हम ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव मान करके वर्शिप करते हैं, जैसे धरती है तो आपने इसको रूप किसका दिया है? माँ का। हिंदू धर्म में देख लीजिए कहा जाता है माता पृथ्वी पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती हमारी माँ है, हम इसकी औलाद हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि इट इज सेट वन इन इंडिया। आप देख लें रोमन प्रॉवर्ब, शेक्सपियर महोदय का जब ग्लोब थिएटर बना, अभी आगे बताया जाएगा, तो क्यों इसका नाम ग्लोब थिएटर दिया गया? क्योंकि यह तो क्या था? यह जेम्स बर्बेज का थिएटर था। जेम्स बर्बेज के थिएटर को परचेज किया गया था ग्लोब थिएटर में, बिकॉज ए हैवी ग्लोब वॉज केप्ट ऑन द मेन डोर ऑफ द थिएटर। और उस ग्लोब पे ऊपर लिखा था टोटस मुंडस एजिट हिस्टोरिनो। यह रोमन प्रॉवर्ब है। रोमन प्रॉवर्ब जिसका इंग्लिश वर्जन है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, संपूर्ण दुनिया रंगमंच। शेक्सपियर ने देखिए अपने 3-4 प्ले में इसको दिया है, द वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर मियर पुअर प्लेयर। तो ले दे करके यह परंपरा इनकी जो पजिएंट था, यह मूवेबल प्लेटफॉर्म कैरीड आउट बाय द हॉर्सेस, यहाँ से ब्रिटेन में नाटक शुरू होता है। यहाँ से ब्रिटेन में नाटक शुरू होता है। अब देखें तो ब्रिटेन में जो थिएटर का डेवलपमेंट हुआ वह 3 प्रकार से हुआ। ब्रिटेन में जो थिएटर का डेवलपमेंट हुआ वह 3 प्रकार से हुआ। वह कौन कौन हैं आप इसको देख लीजिए। वह कौन कौन हैं? तो नंबर 1 देख रहे हैं, अब चर्च बने तो चर्च यार्ड, CHURCHYARD, चर्च यार्ड थिएटर। अब इसी को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम है इन यार्ड थिएटर कहा जाता है। हाँ, इसी का जो दूसरा नाम है उसे क्या कहा जाता है? इन यार्ड थिएटर कहा जाता है। एक क्या CHURCHAY है या चर्च यार्ड। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इन यार्ड, INNYARD, इन यार्ड थिएटर कहा गया। अब इन यार्ड थिएटर का आप देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। गॉर्बा-डक तो आपको पता होगा। गॉर्बा-डक इज रिगार्डेड द फर्स्ट रेवेंज ट्रेजेडी या द फर्स्ट सिनेकन ट्रेजेडी या द फर्स्ट ट्रेजेडी कंपोज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में लिखी गई यह प्रथम त्रासदी। यह जो गॉर्बा-डक है यह किस में परफॉर्म हुई थी? यह इन यार्ड थिएटर में हुई थी। गॉर्बा-डक वाज परफॉर्म इन इनर टेम्पल, INNERTEMPLE। यह कहाँ खेली गई थी पहली बार? 1561 में इनर टेम्पल में खेली गई थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है परीक्षा। तो जो इनर टेम्पल है यह क्या था? यह इनर टेम्पल इन यार्ड थिएटर था। अब इन यार्ड थिएटर से तात्पर्य क्या है? यहाँ पे ये चर्च बना हुआ है, तो चर्च के बगल में ये जो लैंड एक्वायर्ड है यह क्या है? इन यार्ड थिएटर है। अब तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कमी थी। कमी क्या थी? कि द डोर्स ऑफ दीज चर्च यार्ड और इन यार्ड थिएटर्स वर ऑलवेज नॉट ओपन फॉर द कॉमन पब्लिक। There was made performance only on the festive occasion according to the Bible या the relevant events। यहाँ पे हमेशा यह नहीं ओपन होता था। तो यह क्या हो गया? यह आपका इन यार्ड हो गया।
अब दूसरे नंबर पे आते हैं कोर्ट, COURT। यह क्या हो गया, वाई है, कोर्ट यार्ड थिएटर हो गया। इसे क्या कहा गया, कोर्ट यार्ड। अब मान लीजिए ये राजा का महल है, ये भव्य आवास है राजा का, ये राजा का भव्य आवास है। तो राजा ने इसी में एक यहाँ पे एंटरटेनिंग हाउस बना लिया, या कहीं पे पूरा घर ही बना लिया। आपने अगर देखा होगा द फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द फर्स्ट प्राइमरी एपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन सा है, बीओल्फ, आपने पढ़ा है। तो बीओल्फ में जो ह्यूराट है वह क्या है, वह यही तो है, कोर्ट यार्ड थिएटर। राजा ने किसके लिए बनाया था, दैट वाज अ हाउस मेड फॉर द फेस्टिव ओकेजन फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द किंग एंड हिज कंपेनियंस हिज कॉमरेड्स। राजा उसके अनुयायियों के लिए ही तो बना था। और परीक्षा में पूछा भी जाता है, व्हाट वाज HEOROT, व्हाट वाज ह्यूराट। तो ह्यूराट क्या था, यह एंटरटेनिंग हाउस ही तो था, और कुछ थोड़ी था। तो अब देखें दूसरा जो था, इसमें भी एक दिक्कत थी कि इट्स डोर वॉज नॉट ओपन फॉर द लेटी। यहाँ वही कार्यक्रम होते थे कि इधर टू प्लीज द किंग, राजा को प्रसन्न करने के लिए कार्यक्रम होते थे, राजा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ कार्यक्रम हुआ करते थे। या राजा के माने युद्ध जीत के आया, राजा के बच्चों की शादी है, तो यहाँ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ करते थे। माने नो परमिशन, नो एंट्री ऑफ द लेडीज, जन सामान्य की यहाँ एंट्री नहीं होती थी। अब देखें, जब जन सामान्य की एंट्री नहीं होती थी, अब हम आ गए थर्ड फेज में, जिसे कहा गया AMPHITHEATRE, एम्फी 1576। अब हम कहाँ गए, हम आ गए एम्फी थिएटर। अब देखें तो एम्फी बराबर क्या होता है, एम्फी बराबर होता है हाफ रूफ्ड थिएटर। यह क्या है, हाफ रूफ्ड थिएटर है। तो पहला थिएटर, फर्स्ट थिएटर जो बना वह क्या है, रेड लायन, फर्स्ट थिएटर ऑफ इंग्लैंड लिख दिया जा रहा है, FIRST, फर्स्ट ST स्टेबल थिएटर ऑफ इंग्लैंड वाज मेड इन, ध्यान रखिएगा, वाज मेड इन। यह कब है, यह कब है, 15 इन, यह कब है, 1567, 1567 में इसका निर्माण किया गया। इसका नाम रखा गया रेड लायन थिएटर। इसका नाम क्या रखा गया, रेड लायन थिएटर नाम रखा गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, रेड लायन थिएटर अगर परीक्षा में आता है, विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट थिएटर या फर्स्ट स्टेबल थिएटर ऑफ इंग्लैंड, तो वह रेड लायन है। लेकिन यह अनसक्सेसफुल रहा, या यूँ कहें यह चल नहीं पाया। तो जब यह नहीं चल पाया तो दूसरा थिएटर बना, और जो दूसरा थिएटर बना वह कौन है, जेम्स बर्बेज का। अब यह फर्स्ट थिएटर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जो फर्स्ट सक्सेसफुल थिएटर ऑफ इंग्लैंड है, जो फर्स्ट सक्सेसफुल थिएटर ऑफ इंग्लैंड है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल थिएटर ऑफ इंग्लैंड है वह क्या है, द थिएटर्स है, द THEATRES, द थिएटर्स है। अब जो द थिएटर्स है यह किसने ओपन किया था, यह जेम्स बर्बेज और जॉन ब्रेने। ये जॉन ब्रेने वही हैं जिन्होंने रेड लायन थिएटर को ओपन किया था, और इनके क्या है, साले लगते थे जेम्स बर्बेज के। अंततः इन्होंने जो है दोनों लोग मिल करके फर्स्ट स्टेबल थिएटर ओपन करते हैं। अब यह स्टेबल थिएटर जो था यह क्या था, एम्फी थिएटर था। तो एम्फी थिएटर यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म है, PLATFOR में है। अब यह क्या हो गया, यह लेयर हो गई, यह 1 2 3, इन्होंने इस पैटर्न पे इस थिएटर को बनाया। मान लीजिए इस पैटर्न पे इस थिएटर को बनाया, तो अब जहाँ 1 लिखा है वह क्या है, डिवीजन ऑफ ऑडियंसेस, डिवीजन ऑफ स्पेक्टेटर्स है, दर्शकों की कैटेगरी। यह कौन है, ग्राउंडलिंग्स हैं, यह कौन है, राउंड पिच हैं, यह कौन है, बालकनी है। यहाँ पे थिएटर बना। एलिजाबेथन एज में देखें तो एक्चुअली द स्क्वायर फॉर्म थिएटर गेट्स मैच्योरिटी। ये जो स्क्वायर फॉर्म का थिएटर था यह पहली बार मैच्योरिटी को प्राप्त होता है, यह पहली बार मैच्योरिटी को प्राप्त होता है। तो द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोफेशनल एम्फी थिएटर वह कौन सा है, जेम्स बर्बेज का है। आपको बताया गया जॉन ब्राने और जेम्स बर्बेज का। द फर्स्ट
फुल रूफ्ड थिएटर ऑफ इंग्लैंड कौन सा है? तो वह ब्लैक फ्रायर्स थिएटर है। फुल रूफ्ड थिएटर ऑफ इंग्लैंड कौन है? ब्लैक फ्रायर्स थिएटर है। अब चूंकि थिएटर वाज गेटिंग अ हैंडफुल अमाउंट एंड द फॉर्म ऑफ अर्निंग, जम करके पैसा आने लगा तो लोगों को लालच आ गई। जब लोगों को लालच आ गई तो द थिएटर जैसे सफल होता है वहाँ पे खुल गए कर्टन थिएटर, द रोज थिएटर, स्वान थिएटर, ग्लोब थिएटर, फॉर्चून थिएटर, रेड बुल थिएटर, माने ढेर सारे थिएटर अब यहाँ पे खुल गए। यद्यपि देखें इन द सिटी लंदन इट वाज प्रोहिबिटेड। अब अगर लंदन में देखें, यह अगर ऐसे हम ग्लोब बना देते हैं, ये ऐसे है तो यहाँ पे क्या है? SCOTLAND स्कॉटलैंड हो गया। यह प्लेस जो है क्या हो गया? इंग्लैंड हो गया। यह प्लेस क्या है? यह वेल्स हो गया। यह क्या है? IRELAND, यह आयरलैंड हो गया और यह आयरलैंड हो गया। अब नॉर्थ साउथ आयरलैंड, यह क्या है? आयरिश सी है, यह आयरिश सी है। तो यहाँ पे आपका सिचुएटेड है लंदन। तो लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन ने प्रोहिबिट कर दिया, जो लंदन की कमेटी थी उसने प्रोहिबिट किया था कि यहाँ पे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। तो आउट ऑफ द सिटी लंदन द परफॉर्मेंस वर मेड। तो पहला वह जिला जिसको यहाँ आउट ऑफ लंदन चुना जाता है वह कौन होता है? शॉर्डिच, SORDITCH। यह कौन होता है? शॉर्डिच होता है, जहाँ पर कि यह थिएटर्स क्या है? ओपन होते हैं। यहाँ एक प्लेस है साउथ वार्क, यहाँ पे होते हैं। अब ले दे करके देख रहे हैं कि एट लास्ट द थिएटर केम इन मैच्योरिटी। अब थिएटर क्या हो गया? मैच्योरिटी को प्राप्त हो जाता है। और ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन एज में देख रहे हैं कि देयर केम अ फ्लड ऑफ द थिएटर्स। अब थिएटर या थिएटिकल वर्क 3 भाग में बढ़ जाते हैं। किस किस भाग में बढ़ जाते हैं? क्योंकि इतनी डिमांड हो जाती है तो यहाँ पे लिखा गया ड्रामा। अब ड्रामा के परफॉर्मेंस के लिए हमको क्या चाहिए? ड्रामा के परफॉर्मेंस के लिए हमको 3 चीज़ें चाहिए। हमको 3 चीज़ें चाहिए ड्रामा के परफॉर्मेंस के लिए। हमको नंबर 1 क्या चाहिए? DRAMA। नंबर 1 हमको क्या चाहिए? यहाँ पे हमको ड्रामा में एक्टर्स चाहिए। क्या लिखा जा रहा है? ACTORS। एक्टर्स में हमको क्या चाहिए? मेल फीमेल दोनों चाहिए। तो पहले आप जानते हैं फीमेल का रोल भी कौन निभाते थे? मेल निभाते थे। हमको एक्टर्स चाहिए। एक्टर के बाद हमको क्या चाहिए? फिक्स्ड प्लेस चाहिए। तो फिक्स्ड प्लेस को कोई न कोई जो वीक वेल्दी सेक्शन होगा वही ऑर्गेनाइज करता है, वही ऑर्गेनाइज करता है। और तीसरा रेस्ट ऑफ इसेंशियल्स ऑफ द ड्रामा, जो गवर्नमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, माने कहीं न कहीं एक इनको फाइनेंसर चाहिए था, वह क्या आ गया? वह 3rd प्लेस में आ गया। अब यहाँ पे इनको एक पैटर्न चाहिए जो कि इनको ऑर्गेनाइज करे। अब पैटर्न क्या करता था? वह कैरेक्टर्स को ऑर्गेनाइज करता था। आप नमूना देख ले, 1590-92 के बाद 2 ड्रामेटिक कंपनियां फेमस होती हैं। दे वर नॉट द थिएटर बट ओनली दे वर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द माने कैरेक्टर्स या एक्टर्स। आप किसको पढ़ते हैं? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, लॉर्ड एडमिरल्स मैन। लॉर्ड एडमिरल्स मैन आपके क्रिस्टोफर मार्लो महोदय क्या हैं? उनके लिए नाटक लिखते हैं। लॉर्ड चैम्बरलेन्स को देखें तो जो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स शेक्सपियर महोदय उनके लिए नाटक लिखते हैं। तो कुल मिला करके एट लास्ट देख रहे हैं 1503 to 1504 द ड्रामा गेट्स मैच्योरिटी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में देखें तो नाटक मैच्योरिटी को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में आज हम लोगों ने 2 चीज़ देखा। एक हमने अपने बैचेस को आपको बताया जो कि हमारा लेटेस्ट अवेटेड बैच है, वेटिंग बैच है। वह क्या है? द बैच ऑफ सुपर 30। जो बैच हमारा चल रहा है वह बैच कितने हैं? वह 3 हैं। एक रिवीजन बैच, दूसरा रिकॉर्डेड कंप्लीट वीडियो बैच फॉर TGT PG, तीसरा हमारा रेगुलर फाउंडेशन बैच ये चल रहे हैं। तो सुपर 30 बैच 5 दिसंबर से शुरू होगा। अब अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में रिक्वायरमेंट है तो मैंने कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में जा कर के बता दिया करिए कि फॉलो टॉपिक पे हमें कर दिया जाए। अभी मैं MCQs नहीं सॉल्व कराता क्योंकि पहले चीज़ें डीप में पढ़नी चाहिए। पहले चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि द टर्म थिएटर कम्स फ्रॉम व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ थिएटर।
हाउ द थिएटर गेट्स मैच्योरिटी इन द वर्ल्ड, थिएटर मैच्योरिटी को कैसे प्राप्त करता है। जब इन सब चीज़ों को हम देख लिए फिर उसके बाद किया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक दैट दिस वीडियो वुड बी प्रॉफिटेबल टू यू। बाय।